हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अनुवाद का विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों में क्या क्या उससे संबंधित समस्याएं देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनुवाद क्या होता है, अनुवाद के प्रकार कौन कौन से, अनुवाद का महत्व क्या है और साथ के साथ अनुवाद की प्रक्रिया, ये सब इसके ऊपर पहले से ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा करके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों में अनुवाद संबंधित समस्याएं क्या क्या है। तो देखो, हम सभी को पता है कि अनुवाद क्या होता है। अनुवाद होता है जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में कुछ चीजों को बिना उसका भाव बदले, बिना उसका अर्थ बदले, एक भाषा से दूसरी भाषा में जब उसका परिवर्तन करते हैं, जब उसको चेंज करते हैं, उसको क्या कहता है, उसको अनुवाद कहा जाता है। अब अनुवाद का जो क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका इतना ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो बेसिक सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है कि अब उसके साथ साथ समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी, है ना। जब अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल करेंगे तो अनुवाद से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं समस्याओं की आज हमें बात करनी है। तो उनमें से जो पहली समस्या है भाषा विज्ञान से रिलेटेड समस्या है कि भाषा वैज्ञानिक समस्याएं कौन कौन सी है। भाषा विज्ञान में क्या आएगा? भाषा विज्ञान में ये चीज आएंगी कि भाषा के अंदर कौन सी चीजें कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो भाषा विज्ञान में सबसे पहली जो समस्या आती है वो तो ध्वनि ध्वनि की समस्या। अब मेरी समस्या हो गई ध्वनि। ठीक है, तो ध्वनि की समस्या सबसे पहले आती है। ध्वनि यानी आवाज की, किस तरीके से हम उच्चारण करते हैं किसी चीज का, है ना। तो कई बार क्या होता है ध्वनि समस्या के अंतर्गत कि जो अनुवादक होता है, जब वो कभी मान लो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहा होता है, तो उस समय कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका अनुवाद एग्जैक्टली नहीं हो सकता, परस्पर रूप से उसका अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली है, इंग्लिश में दिल्ली हिंदी में दिल्ली लिखा है, उसको अंग्रेजी में जब अनुवाद करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो वो क्या लिखते हैं? दिल्ली लिखते हैं ना। दिल्ली को क्या लिखा? दिल्ली लिखा। अब उसके अलावा और इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जो अरिस्टोटल हैं, हमने इतना नाम सुना है अरिस्टोटल का, बड़े थिंकर रहे हैं। तो अरिस्टोटल को हिंदी में क्या लिखा जाता है? अरस्तु लिखा जाता है। रामा इंग्लिश में लिखा जाता है, ध्वनि है ना रामा, और हिंदी में क्या लिखा जाता है? राम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये एक बड़ी समस्या है कि अनुकूल ध्वनि को पहचानना। ये किसका काम है? अनुवादक का काम है कि अनुकूल ध्वनि को पहचानना, कि अंग्रेजी में यदि ये है तो हिंदी में कौन सी जो ध्वनि है वो अनुकूल रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, जैसे अस्पताल है, अस्पताल को हम अस्पताल तो इंग्लिश में नहीं बोलते, इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल बोलते हैं ना। तो ध्वनि बदल गई ना। ध्वनि की समस्याएं ऐसे आती हैं अनुवादक के सामने कि किस शब्द को मैं, कौन सा शब्द अनुकूल रहेगा उसके लिए कि मैं उसकी जगह पे उसका इस्तेमाल करूँ। उसके बाद आ जाती है भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अंदर ही दूसरी, वो है रूप विज्ञान की। रूप क्या होता है? रूप यानी कि एक शब्द की जो मूल रचना है वो किस प्रकार से की गई है एक शब्द की। ठीक है, तो उसके ऊपर जब ध्यान देते हैं अनुवादक कि भाई अनुवादक को पता होना चाहिए कि एक शब्द की रचना कैसे हुई है। जैसे हम सभी ने तत्सम तद्भव सबने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लो पढ़ा है बलवान, तो बल जमा वान, तो बलवान की रचना कैसे हुई है? बल में वान जोड़ के करी है। ठीक है, तो अनुवादक को पता होना चाहिए कि कब कौन से शब्द में क्या ऐसा शब्द जोड़ना है, या कौन सी ऐसी धातु उसके अंदर जोड़नी है कि जो शब्द दूसरी भाषा में है, जब हम उसको अपनी अनुवादित भाषा के अंदर लेके आ रहे हैं तो उसका अर्थ चेंज ना हो। ठीक है, जैसे मान लो हमें लिखना है कि कोई व्यक्ति क्रोधी है। अगर मान लो हमें लिखना है, इंग्लिश में था कि ही इज एंग्री, ठीक है, यानी कि वो क्रोधी है। अब क्या होगा इसका? अगर हमने लिख दिया कि एंग्री की जगह, एंग्री का क्या होगा? क्रोध होगा। ठीक है, और हमने ये बोला कि एंग्री पर्सन, तो वो कौन हुआ? वो क्रोधी हुआ। तो अगर हमने क्रोध लिख दिया सिर्फ, तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग अर्थ हो जाएगा। और हमने लिखा कि क्रोधी व्यक्ति, ठीक है, तो फिर उससे पता लगेगा कि हाँ इस बारे में बात हो रही है। तो ऐसे शब्दों की रचना का ज्ञान होना चाहिए, और ये समस्या सामने आती है जब हम अनुवाद करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अलावा हो सकता है कि जो अनुवादक है उसके लिए जरूरी है कि वो समझे कि शब्दों की रचना किस प्रकार से करी गई है और किस प्रकार से उसको नई रचनाएं करके उस अनुवादित जो भाषा है उसका अर्थ बदलेना। ठीक है, अब उसके बाद आती है अर्थ विज्ञान की समस्या।
हम अभी भाषा वैज्ञानिक समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर तीसरी है अर्थ विज्ञान की समस्याएं। अब देखो, हमने ध्वनि की बात कर ली कि प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है, फिर उसके बाद हमने रचना की बात कर ली कि शब्दों को बनाना कैसे वो बदल जाता है। अब शब्द भी बना लिए, हमारी ध्वनि भी ठीक हो गई। अब अगर हमने अर्थ ही अलग समझ लिया, मान लो इंग्लिश में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि ही टेक्स मेडिसिन, इसका मतलब क्या है कि वो मेडिसिन खाता है। अगर हमने लिख दिया टेक्स मेडिसिन की जगह वह दवाई लेता है, ठीक है, या वह दवाई पीता है, तो ये गलत हो गया ना। इसका क्या आएगा कि वह दवाई खाता है। तो मतलब कि टेक्स जो शब्द है उसका असल में मीनिंग क्या है, उसका असल में अर्थ क्या है, ये समझना अनुवादक के लिए जरूरी है कि अर्थ विज्ञान को अपने ध्यान में रखे अनुवादक जब वो अनुवाद कर रहा है, वरना समस्याएं सामने आती हैं। फिर आगे आ जाता है वाक्य विज्ञान की समस्याएं। अब वाक्य विज्ञान की समस्याएं क्या होती हैं? वाक्य विज्ञान यानी कि मान लो इंग्लिश में जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो अलग होती है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, आप तीनों इन चीज़ों से आप सब लोग परिचित हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है। तो इंग्लिश में क्या है? स्कूल, ठीक है, स्कूल इंग्लिश में लास्ट में है और हिंदी में मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल दूसरे नंबर पे। तो अगर मान लो हम जैसे अंग्रेजी में है वैसे की वैसे अगर हम अपने वाक्य बनाने लगे हिंदी में, तो हमारा तो वाक्य पता नहीं क्या बन जाएगा। तो इसलिए वाक्य विज्ञान का ज्ञान होना अनुवादक के लिए जरूरी है, वरना समस्याएं सामने आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ समस्या थी भाषा वैज्ञानिक समस्याएं। अब जो दूसरा प्रयुक्ति क्षेत्र है वो आ जाता है विषयगत। विषयगत समस्याएं क्या होती है? विषयगत होती है कि एक स्पेसिफिक, एक बिल्कुल क्लियर विषय पर जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मान लो सरकारी विषय है, ठीक है, जब हम सरकारी, आप सभी देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में कितने सारे सरकारी दस्तावेज आते हैं, नई नई सरकार जो भी नोटिफिकेशन निकालती है, आवेदन आते हैं, तो उन सभी का जब अनुवाद किया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या समस्याएं आती है? उसके अंदर देखो, सरकारी आदेश हमें देखने को मिलते हैं, सूचनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या आती है कि जब हम मान लो सरकार ने जो इंफॉर्मेशन है, सरकार ने जो सूचना दी है, वो मान लो इंग्लिश में दे दी, अंग्रेजी में दे दी, तो अब उसका अनुवाद हमें करना है। तो जब अनुवाद हम करेंगे तो समस्या क्या आती है कि हम जो इंग्लिश में जो भाषा में जो लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट है, उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है, इतने करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? उसकी भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए कि लोगों को पढ़ते के साथ समझ आए कि भाई इस चीज में भर्ती निकली है, या ये जो है सूचना सरकार के द्वारा प्रसारित की गई है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब एक और दिक्कत क्या आती है विषयगत में? ये आती है कि हर एक जो स्टेट है, हर एक जो राज्य है, वहां पे अलग अलग लोकल कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं कि भाई हो सकता है वहां पे कुछ और छापा गया हो, हमें राज्य में कुछ और छापना पड़ेगा। तो ये अनुवादक के सामने समस्या आती है विषयगत समस्याओं के अंतर्गत, ठीक है। अब अगली जो समस्या आती है, अगली समस्या आती है सृजनात्मक समस्याएं। सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी, ठीक है ना, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। अब सृजनात्मकता हम देखते हैं कि भाई काव्य यानी कविताएं वगैरह अलग रूप से लिखी जाती है, कहानियां अलग रूप से लिखी जाती है, नाटक अलग रूप से लिखी जाती है। अब कहानी में तो हम सीधी सीधी कहानी बताते चले जाते हैं, कविता में हम क्या करते हैं? कविता में हम उसको सजाते हैं, ठीक है, उसके अंदर लयबद्ध तरीके से उसको लिखते हैं काव्य में, है ना। वहीं नाटक में हम उसी कहानी को, उसी कविता को डायलॉग बना बना के लिखते हैं। तो ये जो सृजनात्मकता है, इसकी समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जब एक भाषा से दूसरी भाषा में, मान लो इंग्लिश की कोई पोएम है, जब उसको हिंदी में बदलाव किया जाता है, अनुवाद किया जाता है, तो इंग्लिश में जो उसकी लय है, इंग्लिश में जो उसकी राइमिंग है, हिंदी में शब्द बदल गए। तो अब शब्द भी ऐसे ढूंढने हैं कि भाई उसकी लयबद्धता खराब ना हो, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये सृजनात्मकता की जो समस्या है उसके अंतर्गत ये अनुवाद की समस्या में देखने को मिलती है। फिर आती है शैलीगत समस्याएं। अब शैलीगत समस्याएं क्या? अब देखो, शैली क्या होता है कि एक किसी का स्टाइल, शैली मतलब स्टाइल, कि भाई कौन किस तरीके से, मान लो आप इस तरीके से अपने बाल कंघी करते हो, कोई बीच की मांग करके करता है, कोई मेरे की तरह पीछे करता है ना। तो ये क्या है? ये लोगों की शैलियां हैं कि कौन किस प्रकार से एक चीज को करता है, वो कहलाती है शैली, आसान भाषा में, ठीक है। तो अब जो अलग अलग हमारे लेखक रहे हैं, या अलग अलग महान जो हमारे काव्य
लिखने वाले रहे हैं, रचनाकार रहे हैं। तो जैसे कि प्रेमचंद हो गए, पंत हो गए, कालिदास हो गए, निराला जी रहे हो गए। तो इन सभी का जो शैली है, इन सभी की जो शैलियाँ हैं, कोई छायावादी कवि है, कोई कैसा कवि है ना? तो इन सभी की जो शैलियाँ हैं वो एकदम अलग अलग है। तो ये अनुवादक के लिए समस्याएं पैदा करती हैं कि जब वो एक छायावादी कवि या एक छायावादी रचनाकार की रचना का अनुवाद करते हैं किसी और शैली में, तो उसको बदलते समय जो समस्याएं आती हैं, तो ये अनुवाद के अंतर्गत आती हैं। तो ये आज हमने डिस्कस करी कि विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों के अंतर्गत अनुवाद की क्या क्या समस्याएं होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होंगी। हमने डिस्कस करी सबसे पहले भाषा वैज्ञानिक समस्याएं। भाषा वैज्ञानिक में हमने 3 डिस्कस करी। भाषा वैज्ञानिक में पहली थी ध्वनि विज्ञान, दूसरी थी हमारी रूप विज्ञान, तीसरी थी अर्थ विज्ञान और चौथी थी वाक्य विज्ञान। 4 डिस्कस करी है हमने भाषा वाली में, भाषा वैज्ञानिक में। उसके बाद दूसरी हमने डिस्कस करी विषयगत। विषयगत में हमने सरकारी का एग्जाम्पल लिया। फिर हमने डिस्कस करी सृजनात्मक। सृजनात्मक में कि काव्य अलग होता है, नाटक अलग होता है। फिर हमने डिस्कस करी शैलीगत की हर एक कवि, हर एक रचनाकार की शैलियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ अलग अलग ही हमारे प्रयुक्ति क्षेत्र हैं और उनकी समस्याएं मैंने आपको बता ही दी है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।